वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। और हमने पहले देखा था हमारा सेकंड चैप्टर जो है सिविक्स का 9th क्लास का, जो था कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो है बेसिकली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने पिछले वीडियो में साउथ अफ्रीका की हमने पूरी कहानी देख ली थी और हमने एक छोटे से पॉइंट पे खत्म किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आज हम उसके आगे का सारा देखेंगे कि और भी ज्यादा और डिटेल में कि भाई हमारा जो संविधान है वो बेसिकली क्या है और किस चीज के बारे में संविधान हमारा बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होते हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे रूल्स की बात की थी, तो जितने भी रूल्स हैं वो सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं और जितने भी लोग हैं कंट्री के, जितने भी हैं, वो सारे इस संविधान को एक्सेप्ट करते हैं। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory, which is known as the citizen, and the relationship between the people and the government. यानी कि संविधान जो है ये एक सुप्रीम लॉ है, इसके आगे कोई नहीं है। गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी इसकी बातें तो सुननी पड़ेगी, संविधान को फॉलो करना ही पड़ेगा। संविधान सिर्फ यही लॉ नहीं बताता या राइट्स नहीं बताता, संविधान एक रिश्ते को बताता है जो कि लोगों की सरकार के साथ है और लोगों की उस नेशन या उस देश के साथ है। तो ये ऐसे रिश्ते को ही बताता है कि भाई लोगों का सरकार के साथ रिश्ता कैसा है। अगर तुम्हारे राइट्स अच्छे नहीं है, यानी कि लोगों का सरकार के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तुम्हारा संविधान अच्छा नहीं है। लेकिन अगर लोगों को बहुत सारे अधिकार है, बहुत सारे राइट्स हैं, यानी कि उनका रिश्ता सरकार के साथ अच्छा है और तुम्हारा संविधान अच्छा है। तो जैसे हमारा भी जो संविधान है, इंडिया का, भारत का जो संविधान है, वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। यह मैं भारतीय हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ये एक्चुअली है वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो भी वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन और भी चीजें बताता है। इट लेज डाउन a framework defining fundamental political principles, establishes the structure and procedures, powers and duties of the government, sets out fundamental rights, directive principles and duties of the citizen। यानी कि इस चीज से आपको समझा क्या? संविधान सिर्फ इतना ही एक रिश्ते को नहीं बताता कि भाई लोगों का सरकार के साथ रिश्ता नाता कैसा है, इतना ही नहीं, वो एक फ्रेमवर्क देता है, एक आउटलाइन देता है, एक गाइड के तरह काम करता है फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, सरकार के लिए भी, कि कौन से पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान रख के सरकार को काम करना है, कौन से प्रोसीजर्स जो है गवर्नमेंट को लेने होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, या जो भी प्रोसीजर गवर्नमेंट लेना चाहती है। पावर एंड ड्यूटी जो है गवर्नमेंट की क्या होती है, कौन सी पावर में गवर्नमेंट जो है पावर प्ले अगर करना भी चाहिए तो कौन से पावर गवर्नमेंट के पास होते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या ड्यूटी होती है गवर्नमेंट के पास। ऐसे नहीं कि कोई ड्यूटी नहीं है और गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, गवर्नमेंट घुस रही है उस मैटर में, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट की अगर ड्यूटी होती है तब भी वो काम करेगी। एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स, जो एक फंडामेंटल अधिकार होते हैं लोगों के, वो भी जो है संविधान हमारा बताती है। इसके अलावा लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोगों की, हमारे जो नागरिक होते हैं किसी भी देश के, उनकी क्या ड्यूटी होती है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश के प्रति ही, वो भी संविधान में लिखा जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सब कुछ सरकार करेगी, कुछ जिम्मेदारी होती है जो कि देश के प्रति लोगों को निभानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें एक्चुअली संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। तो जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्चुअली तो बहुत मोटी किताब होती है। ये यहाँ पे मैंने एक फोटो डाली है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, बहुत मोटी किताब होती है ये। इसमें सारे रूल्स, हर चीज को लेके रूल या लॉ जो है वो लिखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हर देश का ही रहता है। यूएस का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, यानी मतलब यूएस ने उन लोगों का किया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्री हैं, उन सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आप पढ़ोगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जितने भी देश हैं दुनिया के, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन रहता है।
लेकिन जिन जिन देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन रहता है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, राइट यानी कि संविधान तो हर देश के पास रहता है, लेकिन जिन भी देशों के पास संविधान है जरूरी नहीं है कि वो लोकतंत्र को फॉलो करें, लोकतंत्र को स्वीकार करें, लोकतंत्र को माने। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के पास भी था जब जनरल परवेज मुशर्रफ जी आए थे, लेकिन उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया था पाकिस्तान का, तो और वो तो डिक्टेटर भी थे, तो ऐसा कैसा, फिर ये तो लोकतंत्र फॉलो ही नहीं कर रहे थे, फिर भी उनके पास संविधान था। तो इसीलिए संविधान तो होता है देशों के पास, बस जरूरी नहीं है जिसके भी पास संविधान है वो लोकतंत्र को प्रैक्टिस करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि रोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी बार क्वेश्चन में भी आ सकता है, और दूसरी चीज ये है कि ओवरऑल भी कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, क्यों होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान करता क्या है। सबसे पहले इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सबके पास अगर एक जैसे अधिकार हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रस्ट होता है कि भाई रिटन चीज है, इसको छोड़ के तो तुम कुछ बोल नहीं सकते, तुम मुकर नहीं सकते अपनी चीजों से। जैसे हमने साउथ अफ्रीका के केस में देखा, मुकर नहीं सकते, कोई चीज लिखी गई है तो वो लिखी गई है। नोट्स की बात कर लो, आप जब स्कूल में जाते हो और नोट्स लिख के आते हो और कोई आपको पूछेगा कि आज आप स्कूल गए थे, तो आपके पास ये सबूत रहता है ना कि हाँ मैं गया था, देखो मैंने क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट किया, मैंने ये नोट्स बनाए थे। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे और सिर्फ मुंह से बोलोगे कि हाँ मैं स्कूल गया था, पर नोट्स तो याद नहीं खाए, तो फिर लोग विश्वास नहीं करते कि आप सच में स्कूल गए थे उस दिन या फिर नहीं गए थे। तो जो भी चीज लिखी जाती है उसमें एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट करते हैं लोग लिखी हुई चीजों में, तो इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल। Second, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions. गवर्नमेंट के लिए भी ट्रस्ट होता है कि भाई पता है कि गवर्नमेंट कौन से डिसीजन ले सकती है, कितनी पावर गवर्नमेंट के पास है और कौन से डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट राइट्स डू द सिटीजंस हैव, यानी कि ये पावर जो है गवर्नमेंट की उसको भी लिमिट करती है, उसको एक दायरे में रखती है कि भाई बस इतनी ही है तुम्हारे पास अब पावर, इसके आगे मत जाओ, इसके आगे जाओगे तो फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। इतनी ही तुम्हारे पास जो है पावर है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट के पास भी, और जो बाकी राइट्स हैं वो सिटीजन के पास राइट्स हैं, बाकी राइट्स अब तुम्हारे पास नहीं, अब वो नागरिक के अधिकार हो जाते हैं। फोर्थ, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखोगे तो इतनी ब्यूटीफुली लिखा है ना कि एक्चुअली हम खुद भी अपने आप एक जिम्मेदारी ले लेते हैं कि यार जैसी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी वैसा ही नागरिक बनूं और आगे अपने देश को भी वैसा ही बनाऊं। तो इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस एस्पिरेशंस फॉर द पीपल इन क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल या फिर गुड सोसाइटी। तो अब हम बात कर लेते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान किस तरीके से बना, कैसे बना। सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका, सिमिलर टू साउथ अफ्रीका इंडिया में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट ईजी। ऑब्वियसली वो ईजी काम नहीं था, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, एक तो बंटवारा हमारा अलग हो गया, उसके ऊपर मतलब करेले पे नीम चढ़ गया वैसे कहते हैं, मतलब वैसे बुरा हो रहा था, ऊपर से और भी बुरा हो गया, बंटवारा हो गया, तो इतनी सारी चीजें हो रही थी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सारे देश को एक लेके आए, एक कर दे, वो इजी नहीं था। इनफैक्ट जो हम जब आज़ाद हुए, जब हमारा बंटवारा हुआ, तो अलग अलग स्टेट्स की भी अलग अलग मांगे थी। कोई लोग हिंदी के खिलाफ थे, कोई हिंदी के साथ थे, कोई बोल रहा था नहीं हमें सिर्फ इंग्लिश चाहिए। ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें थी, सिर्फ बंटवारा ही एक चीज़ नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन उस दौरान लाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थी। उसके अलावा इंडिया वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन। अभी तक तो हम कभी किसी राजा की प्रजा बने, तो कभी हमारे ऊपर मुगलों का राज हुआ, तो उसके बाद हमारे ऊपर ब्रिटिश राज हुआ, तो हम हमेशा ना लोगों के सब्जेक्ट से बन के रह गए। अनफॉर्चुनेटली हम सब्जेक्ट्स बन के रह गए। लेकिन ये पहली बार हो रहा था कि अब हम सब्जेक्ट्स नहीं थे किसी के, हम एक नागरिक थे एक देश के। ये हमारे लिए भी एक पहली बार था।
तो वैसे ही इंडिया वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन। तो अब सिटीजन कैसे बर्ताव करते हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को मालूम ही नहीं था, और अभी भी हम सीख ही रहे हैं। जैसे डेमोक्रेसी के चैप्टर में भी हमने देखा कि रातों रात कोई भी कंट्री एकदम से अच्छी नहीं हो जाती, लोगों का भी काम होता है अच्छा बनने का और अच्छी चीजें लाने का, तब जाके सोसाइटी जो है अच्छे तरीके से फॉर्म होती है। तो आज भी हम सीख ही रहे हैं कि हम एक अच्छे सिटीजन कैसे बने। इंडिया वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। एक तो बंटवारा भी हो रहा था क्योंकि रिलीजन अलग था, तो बंटवारा की कहानी अलग थी हमारी, और ऊपर से बंटवारे के चक्कर में रिकॉर्डेड 10 लाख लोग तो अपनी जानें गंवा ही चुके थे। एक गुस्सा तो था ही लोगों के मन में, क्योंकि इतने सारे लोगों ने न जाने, ऐसे तो देखा जाए तो हर एक फैमिली में से कोई एक सदस्य तो फ्रीडम के चक्कर में या फिर बंटवारा के चक्कर में नहीं रहा था, और वो भी ये तो सिर्फ रिकॉर्डेड है। नॉन रिकॉर्डेड जो लोग हैं, अनरिकॉर्डेड जो लोग हैं, वो तो न जाने कितने सारे अपनी जानें गंवा दी होंगी। ये तो रिकॉर्डेड 10 लाख थे। उसके अलावा इंडिया और भी चीजें फेस कर रहा था। For example, the British had left India with princely states to decide either to merge with Pakistan or with India or just remain independent. एक तो ब्रिटिशर्स वैसे भी कबाड़ा तो करके चले ही गए थे इंडिया और पाकिस्तान अलग करने के बाद। उसके अलावा उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स अलग छोड़ के चले गए। प्रिंसली स्टेट्स अलग थे ना, तो उनको नहीं पता था कि भाई तो हम पाकिस्तान का पार्ट बने, इंडिया का पार्ट बने, या फिर अलग इंडिपेंडेंट ही देश हो जाएं। तो ये अलग उन्होंने हमारे ऊपर एक कह सकते हैं एक जिम्मेदारी छोड़ के चले गए। उसके अलावा व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। ये तो काफी लोग जानते हैं। एक्चुअली जब बंटवारा हुआ तो कॉन्फिडेंस ना थोड़ा पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही रिलीजन था, एक ही टाइप के लोग सारे थे, भाषाएं एक बोलते थे, मतलब अलग अलग भाषा बोलते थे, पर सब लोगों ने उर्दू को स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे भाषा अलग थी, रिलीजन अलग था, स्टेट अलग था, और हर किसी के कल्चर अलग था। तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा सिक्योर तब दिख नहीं रहा था। लग रहा था इंडिया तो अलग अलग देशों में बट जाएगा, पाकिस्तान जो है वो टिक जाएगा, लेकिन अब तो स्थिति कुछ और ही हो गई है। तो वैसा उस तरीके के ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोगों के पास। उसके अलावा द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। वही कि लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई फ्यूचर ऑफ द कंट्री होगा क्या, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखे। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी अगर देखा जाए तो उस जमाने में। लेकिन उन सब के बावजूद भी हमारे पास कुछ बहुत बड़े एडवांटेजेस थे टू द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि डिस्पाइट ऑल दीज चेंजेस देयर वाज अ बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या क्या एडवांटेज थे वो हम आगे देखेंगे। साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कॉन्सेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। यानी कि जैसे साउथ अफ्रीका को बैठ के एकदम ऐसे सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो 1994 की बात थी, आधे ज्यादा कंट्रीज तो भाई तब डेमोक्रेटिक थी और सभी को इंडिपेंडेंस भी मिल रहा था। तो साउथ अफ्रीका को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि एक डेमोक्रेसी कैसे दिखती है, किस तरीके से साउथ अफ्रीका जो है आगे गवर्न होगा। लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी। हमने एक्चुअली साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हैं हमारा संविधान बनाने में। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या हमारे पास एडवांटेजेस थे। तो हमारे पास एडवांटेजेस भी कुछ थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करते हैं। सबसे पहले तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जितने भी एक्चुअली लोग थे इंडिया के, जितने भी स्टेट्स थे, आज भले ही स्टेट्स अलग अलग मांगे कर रहे हैं, अलग अलग अपने आप को थोड़ा अलग दर्जा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब हर स्टेट की एक ही मांग थी कि भाई हमें आजाद करो। सबसे पहले तो हम अब गुलामी में नहीं रह सकते, हमें अब फ्री होना है, हमें खुद का देश चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 4-5 लोगों को कि भाई मैं मतलब उनको सपोज उनको गवर्न करने लग जाऊं और मैं बोल दूं कि तुम आपस में बात मत करो, तुम लिख नहीं सकते कोई भी चीज, तुम अपनी नोटबुक नहीं लेके आ सकते, मैं जो तुम्हें दूंगी वही तुम्हारा होगा, तुम अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते, तो तुम अब फिर बाद में तुमसे पूछूंगी अब बताओ तुम कौन कौन सी चीजें चाहते हो कि भाई चेंज हो जाए, तो आप पहले बात तो मुझे यही बोलोगे ना कि ये सब जो भी आपने लिमिटेशंस मेरे ऊपर लगाया है वो सब छोड़ दो। तो भले ही आप 4 लोग अलग अलग हो, आपके अलग अलग नेगेटिव्स पॉजिटिव्स होंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे लोग चीजों को लेके, लेकिन उस दौरान जब आपके ऊपर बंधन लगाई जा रहे हैं, जब मैं आपके ऊपर बंधन लगा रही हूँ, तो सबसे पहले तो आपकी यही मांग होगी कि ये बंधन को हटाओ, हमें बात करने की आजादी मिले,
हमें अपने खाने पीने की आज़ादी मिले, उसके बाद जाके हम अपनी बात कर ले, अपने में लड़ झगड़ ले, वो अलग बात है। तो वैसा ही फ्रीडम स्ट्रगल कुछ हमारे देश में भी था। वैसे तो सारे स्टेट्स अलग अलग हैं, जो कि बहुत प्राउड बात भी है, लेकिन एक कहते हैं ना, एक अम्ब्रेला चीज ये थी कि भाई सबको आज़ाद तो होना ही था, चाहे जो भी वो स्टेट हो। दूसरा, कॉलोनियल पास्ट एंड लीडरशिप। हमारे पास कॉलोनियल पास्ट था जिससे हमने कुछ चीजें भी सीखी, हमारे पास कुछ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। और चौथी, आइडियोलॉजीज ऑफ लीडर्स। हमारे जो उस दौरान लीडर्स थे उनकी आइडियोलॉजीज इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उनकी आइडियोलॉजीज के बेस्ड पे आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो आज भी खड़ा है। नहीं तो लोगों का संविधान बदला जाता है पूरा का पूरा, पर आज हमारा संविधान आज भी फॉलो हो रहा है। एक एक पॉइंट को हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले, फ्रीडम स्ट्रगल। अब मच ऑफ दिस consensus had evolved during the freedom struggle. There were sharp differences of opinions within the same period. Such differences exist even today. यानी कि सब जो मैंने अभी आपको समझाया था वैसा ही है कि वैसे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हर स्टेट के, हर कल्चर के अलग थे, लेकिन जब ब्रिटिश हमारे पे राज कर रहे थे, जब हमारे ऊपर बंधन डाल दिया था, तब सबका एक ही गोल था कि भाई हमें आज़ाद होना है, हमें खुद का एक अलग देश चाहिए, सभी का ये था। In 1928, मोतीलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तब के दौरान नेहरू जी जो थे और जो बाकी भी कांग्रेस लीडर्स थे और भी बहुत सारे थे, आपके टेक्स्ट बुक में सबके नाम दिए, उन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ड्राफ्ट कर दिया था कि मोटा मोटी इस लाइनों पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना चाहिए। At the Karachi session of the Indian National Congress in 1931, the leaders decided how the constitution should look like. तो पहले तो यार पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, तो सब एक ही देश था, तो इसीलिए हमारा जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब मीटिंग कर रही थी, 1931 की बात है, तो कराची में सेशन हुआ था इसका कि कैसे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए, लीडर्स के क्या राय हैं, क्या ओपिनियंस हैं। तो ये सारी सेशन कराची में डिस्कस हो गया था, सब कुछ रेडी था, ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर रेडी। डॉक्यूमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कुछ 3 मेजर चीज़ों के ऊपर बात करते थे। वो चीज़ थी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी ये डेमोक्रेसी के चैप्टर में हमने देखा था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट, ये जो चीज़ है इसके ऊपर हमने गौर किया और हमने कहा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ तो भाई डालेंगे, 1 पर्सन 1 वोट होना ही चाहिए। दूसरा, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन, जितने भी सिटीजन के राइट्स है वो भी होने चाहिए और उन सबको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरा, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी का जो अधिकार है सबको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे में भी अपार्थीड तो नहीं था, लेकिन हमारे में भी कास्ट सिस्टम वगैरह जैसी चीज़ें बहुत प्रेवलेंट थी, बहुत प्रचलित थी उस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वालिटी का हक होना चाहिए। दूसरा, कॉलोनियल पास्ट एंड लीडरशिप। कॉलोनियल पास्ट में हमने बेसिकली कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी। ब्रिटिश जो बेकार छोड़ के गए वो तो था ही, पर कुछ अच्छा भी छोड़ के गए उसमें। वो ये था कि ड्यू टू द ब्रिटिश राज वी हैड फेमिलैरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलोनियल इरा, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे रन करते हैं वो हमें मालूम था, क्योंकि ब्रिटिश हमारे पे डायरेक्टली रन कर रहे थे। वो जैसे देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के वैसे ही रन कर रहे थे, वाइस रॉयज वगैरह सब थे पहले हमारे पास, तो हमें एक आइडिया तो था कि भाई पॉलिटिक्स रन कैसे होती है, राजनीति चलती कैसे, ये हमें मालूम चल गया था। उसके अलावा जो कॉलोनियल इरा था वहां पे भी एक कहते हैं एक गोरा साहब कैसे काम करता है ये हमें मालूम चल गया था। तो हमें मालूम था कि अगर हमें कल को कॉन्स्टिट्यूशन करना भी है तो हमें कुछ थोड़ा बहुत ना उनसे अच्छी चीजें भी लेनी पड़ेंगी। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अस टू अ फीबल लेजिस्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स ने बेसिकली हमें लेजिस्लेशन सिखाया, वो लेजिस्लेशन उनका था। तो द ब्रिटिश लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was largely followed by the making of Indian Constitution। तो ब्रिटिश लेजिस्लेशन जो था और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935, ये दोनों का बहुत बड़ा रोल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लगाने का, क्योंकि ब्रिटिश लेजिस्लेशन से हमें काइंड ऑफ एक डायरेक्टली एक मालूम पड़ गया था डायरेक्टली कि भाई ऐसे ऐसे लेजिस्लेशन जो है वो रन करता है। तो हमें
अब जो हमारे पास है उसका फिर हम अलग से मतलब हमने उसमें मॉडिफिकेशंस किया, अमेंडमेंट्स किए, बट जो हमारे पास था वो हमें मालूम चल गया था कि अच्छा ये ब्रिटिश, भले ही था वो ब्रिटिशर्स का, बट मालूम तो चल गया था कि अच्छा लेजिस्लेशन काम ऐसे करता है। तो इसलिए वो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो गया था। नहीं तो अगर वो नहीं होते तो हमें बहुत ही एकदम कहते हैं ना बेस जीरो से स्टार्ट कर, वैसे तो जीरो से ही स्टार्ट किया बट और भी ज्यादा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता कि लेजिस्लेशन क्या है, सब कुछ हमें मालूम करना पड़ता तब। उसके अलावा ब्रिटिशर ऑल्सो अलाउड द इलेक्शंस ऑफ 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। उसके अलावा हम सब बहुत डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी की, इलेक्शंस की, तो ब्रिटिशर्स ने काइंड ऑफ हमें अलाउ कर दिया था कि ठीक है चलो तुम इलेक्शन ले लो 1937 के, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन ये जो इलेक्शन है तुम वो ले सकते हो। तो ऐसे प्रोविंशियल जो है वो हमारा लेजिस्लेशन जो है वो 1937 में इलेक्शंस हो गए थे एंड ब्रिटिशर्स ने हमें एक कहते हैं ना डेमोक्रेसी का एक स्वाद तो चखा दिया था कि भाई बता दो, आ गया स्वाद इस टाइप का कि ऐसे होते हमारे इलेक्शंस। तीसरा है गुड एग्जाम्पल्स, यानी कि हमारे पास कुछ गुड एग्जाम्पल्स थे ऑलरेडी एग्जिस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑलरेडी एग्जिस्टेड संविधानों के, जो कि बाहर देशों ने फॉलो किया था। तो गुड एग्जाम्पल्स क्या थे? हमारे पास गुड एग्जाम्पल थे फ्रांस का। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बारे में जाना। तो जब आप किसी चीज को जानते हो और वो आप अपने में अप्लाई करते हो तो उसको हम कॉपी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कि हम उससे इंस्पायर हुए थे। ये कॉपी नहीं बोलना है यहाँ पे कि कॉपी कर दी, कॉपी ऐसे क्या इतना फालतू सा वर्ड, नहीं, हम एक्चुअली उनसे इंस्पायर हुए थे। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लिबर्टी एंड इक्वालिटी से इंस्पायर हुए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल ऑफ राइट्स जो है वो हमने उनसे सीखा, और रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक्चुअली सोशलिज्म सीखा। अब रशिया वाला नहीं जहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, सोशलिज्म एक अच्छे लेवल के कि भाई वेलफेयर ऑफ द पुअर भी होना चाहिए, जो थोड़े गरीब लोग हैं जिनके पास, या फिर कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, उनका भी अच्छा करना है। ये नहीं कि सिर्फ अमीरों का अच्छा हो रहा है, गरीबों का भी अच्छा करना है। तो ये सब भी चीजें हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से सीखी। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ अच्छे गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस थे। फोर्थ, आइडियोलॉजीज ऑफ द लीडर्स। हमारे जो तब के लीडर्स थे एक्चुअली उनकी आइडियोलॉजीज कह सकते हैं इतनी अच्छी थी ना, वो इतनी ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग थी, उन्होंने पहले से फॉरकास्ट कर दी थी चीजें, जिनके आइडियोलॉजीज के ही बेस पे हमारा जो संविधान है वो टिका है। सबसे पहले तो हम गांधी जी की फिलॉसफी देख लेते हैं। अब जो गांधी जी की फिलॉसफी है वो वर्ल्ड में ही बहुत जानी मानी जाती है, जैसे नेल्सन मंडेला की है। गांधी जी की फिलॉसफी को हम गांधीनियन फिलॉसफी भी कहते हैं। तो उन्होंने एक मैगजीन थी यंग इंडिया करके, उन्होंने उन मैगजीन्स में और अलग भी उनके बहुत सारी किताबें भी हैं, उनमें उन्होंने साफ लिखा था कि ही वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइडेड elimination of inequality and untouchability, prohibition of drinks and drugs, equal rights for women and harmony amongst countrymen। तो उनको ये 4 पॉइंट्स तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान में चाहिए ही थी कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वल राइट विमेन को भी मिलने चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, हार्मनी भाईचारा होना चाहिए, जो हमारे कंट्री मैन है यानी जो भारतीय हैं उनके बीच भाईचारा होना चाहिए, कोई भी टाइप का भारतीय हो, जैसा भी हो, जो भी कास्ट हो, जो भी जेंडर हो, पर भाईचारा होना चाहिए, एंड प्रोहिबिशन टू ड्रिंक्स एंड ड्रग्स होना चाहिए। ये अलग टॉपिक है। अच्छा, अभी दूसरे जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जो अंबेडकर जी थे वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट थे। वो एक तो तब के जमाने में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन भी थे, और इनके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस भी हुए, और बहुत सारी चीजें जो आज भी हम फॉलो करते हैं वो अंबेडकर जी के कारण ही हो रहे हैं। He played a major role in making our constitution. He also had a different understanding of how inequalities can be removed. Actually, बात क्या थी ना कि अंबेडकर जी कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे, और उनको अपने लाइफ में बहुत सारी इनइक्वालिटीज एंड अनटचेबिलिटी के से गुजरना पड़ा। मतलब जैसे उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती थी, कॉलेजेस में एंट्री नहीं दी जाती, तो इस टाइप की उन्होंने बहुत सारी इनइक्वालिटी फेस की लाइफ में। तो कोई भी इंसान जब इस तरीके की चीजें फेस करके आगे आता है तो उसको ना ग्राउंड लेवल की चीजें मालूम होती है, कहते हैं ना फील्ड में क्या चल रहा है उसको वो मालूम होता है, जो कि शायद तब के ज़माने के जो रिच थे या फिर जो एक अपर कास्ट से बिलोंग करते थे उनको नहीं मालूम होगा। तो जो फील्ड में होता है, जो जिसको ग्राउंड जीरो की चीज़ें मालूम होती है,
वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि रियलिटी क्या है। कागज की बात और है पर रियलिटी कुछ और ही चल रही है। तो इसीलिए उनकी बहुत बार गांधीनियन फिलॉसफी से बनती नहीं थी। He criticized Gandhi and stated his anxiety very clearly in his final speech. जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की भी जब स्पीच हुई थी, क्योंकि वो चेयरमैन थे तो उन्होंने स्पीच दी थी, तो उन्होंने बहुत क्लियरली अपने स्पीच में कुछ ऐसी बातें बोली थी। उन्होंने मतलब सामने से गांधी जी की फिलोसफी को भी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उनकी धारणाएं कुछ और थी। तो इसलिए उनका बहुत मेजर रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को शेप देने में। उसके अलावा जो नेहरू जी है उनका भी बहुत बड़ा रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देने में। ही बेसिकली गेव अ फाइनल स्पीच। ही गेव फाइनल स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। उन्होंने एक स्पीच में बोला था। पूरी स्पीच जो है ये भी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर में है, डू रीड इट, उनको उसको एक लुक देना। He wanted equality of opportunities to all, end of poverty and ignorance, एंड कंट्रोल ऑफ डिसीजेस। यानी कि एक फार्मा इंडस्ट्री को, जितनी भी आज हमारी फार्मा यानी कि जो दवाई बनाने की जो इंडस्ट्री है, उनको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे नेहरू जी, क्योंकि वो मानते थे कि एक तो इक्वालिटी सबको होनी चाहिए, पावर्टी या फिर जो गरीबी है वो ख़त्म होनी चाहिए। हम अभी भी इस राह पे हैं, हमने पूरी तरीके से ख़त्म नहीं की है। दूसरा कंट्रोल ऑफ डिसीजेस, यानी कि हम खुद की दवाइयां बना पाए, इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। He wanted all responsible persons to dedicate themselves to the service of the nation। जितने भी नागरिक है वो सारे जिम्मेदार होने चाहिए नेशन के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार करती रहे, नहीं, आपको भी अच्छा जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है? इट इज बेसिकली एन असेंबली ऑफ चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स हु गैदर टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली ऐसी असेंबली है जो कि साथ आती है और कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है, ड्राफ्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ड्राफ्टिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन is done by an assembly of elected representatives known as constituent assembly। elected representatives ही constituent assembly का पार्ट बनते हैं। और इसको अगेन लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, जिस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसी तरीके से अंदर के जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी अंदर के जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं। इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इन इंडिया इन जुलाई 1946, आफ्टर विच द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जुलाई 1946 में जो है इसके इलेक्शंस हो गए थे, और तुरंत उसके बाद हमें मालूम है कि बंटवारा हो गया, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। अब आप बोलोगे ठीक है इसके इलेक्शंस अंदर से डिसाइड होते हैं, तो कौन किसने डिसाइड किया? बेसिकली हमें जो 1931 में जो अधिकार मिला था इलेक्शंस के, जस्ट इससे पहले मैंने बात, तो 1937 के जो हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमने उनको बोला था कि आप वोट दो 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। ये हमने बेसिकली किया था। हमने उसी इलेक्शंस का जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, उसका हमने इस्तेमाल किया था, जो था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज ऑल्सो देन डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ Pakistan. Its first meeting was held in December 1946 and पाकिस्तान और इंडिया अलग होने के बाद यानी बंटवारा के बाद इंडिया has now only 299 members। यानी पार्टीशन के बाद अब इंडिया के पास सिर्फ 299 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट थे, यानी 299 जो थे लोग थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो अब द असेंबली adopted the constitution on 26 November 1949 but it came into effect on 26 January 1950। यानी कि असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन नए साल से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू होना था। तो इससे 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केम इनटू इफेक्ट, यानी कि लागू होने लग गया इंडिया से। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं भारत का। सो टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे ईच ईयर, राइट। तो चलिए यहाँ पे अभी हम स्टॉप करते हैं हमारा आज का ये वीडियो।
आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है संविधान के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, मालूम चला हमें, राइट। और कैसे कैसे चीज़ें आई, कैसे कैसे आइडियोलॉजीज ऑफ लीडर्स हमारे पास आए, जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज जो है वो शेप हो पाया। और हमारे पास एडवांटेजेस भी थे, भी क्या थे, वो भी सब कुछ हम देखा। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रोल ऑफ संविधान जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक और बार बुक में भी आराम से जाके विस्तार में घर पे पढ़ लीजिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, जिसके बारे में जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल क्या होता है और प्रीएम्बल में जितनी चीज़ें हैं वो क्या है। आजकल तो प्रीएम्बल काफ़ी वायरल भी जा रहा था, राइट। तो चलिए वो भी हम देखेंगे। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू वर्षास ट्यूटोरियल्स।